रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। जैसे कि अब रासायनिक अपक्रिया से परिचित हो ही गए होंगे। रासायनिक अपक्रिया में पदार्थों के परमाणु या तत्व या यौगिक के परमाणु आपस में टूटकर या अलग होकर या जुड़कर नए पदार्थ बनाते हैं, और इस अपक्रिया में कोई नया परमाणु ना कोई ऐड होता है, मतलब जुड़ता है नया परमाणु, कोई बाहर से ना कोई नया परमाणु जुड़ता है या फिर क्षय होता है उस परमाणु का। मतलब कि परमाणु द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान स्थिर रहता है, परमाणुओं की संख्या स्थिर रहती है अपक्रिया के पहले से लेकर अपक्रिया के बाद तक। केवल परमाणुओं में, पदार्थों में तत्वों या यौगिकों के परमाणु या अणु टूटकर नए पदार्थ, नए यौगिक, नए अणु बनाते हैं। यही है रासायनिक अपक्रिया। अब ये रासायनिक अपक्रिया के कई प्रकार हैं। तो पहले हम बात करते हैं संयोजन अपक्रिया की। संयोजन अपक्रिया संयोजन अपक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सरल शब्दों में कहें तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ या जैसे कि तत्व या यौगिक मिलकर एक नया पदार्थ या उत्पाद बनाते हैं, इस अपक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे आप कोयले का दहन होता है, जैसे कि हम कोयले को जब जलाते हैं तो कोयले में पाया जाता है कार्बन सॉलिड स्टेट में, मतलब ठोस अवस्था में, ऑक्सीजन गैस की अवस्था में, और इससे निकलता है जलाने पर, कोयले को जलाने पर हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कोयले को जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। तो ये अपक्रिया संयोजन अपक्रिया है। मतलब कि कोयले के कार्बन और वायुमंडल ऑक्सीजन के साथ मिलकर इस दहन प्रक्रिया में जब कोयले को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। और एक उत्पाद, ये देख रहे हैं, एक पदार्थ है, एक उत्पाद है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दो अभिकारक के साथ मिलकर एक उत्पाद बना कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए इस रिएक्शन को संयोजन अपक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के से मिलकर पानी बनाता है, जल। जैसे कि आप देखते हैं कि दो अणु हाइड्रोजन के और एक अणु आणविक ऑक्सीजन के, या दोनों गैस की अवस्था में है और बनता है जल, पानी, लिक्विड। तो दो अभिकारक मिलकर, दो पदार्थ मिलकर, दो अणु मिलकर एक अणु बनाए, जल का एक अणु बनाए। जल के यहाँ पे दो अणु हैं, सॉरी एक अणु नहीं, दो अणु हैं जल के। यहाँ पे आणविक हाइड्रोजन के दो अणु, आणविक ऑक्सीजन के एक अणु मिलकर दो अणु जल के बनाते हैं। अब यहाँ पे एक उत्पाद है केवल जल, और दो अभिकारक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक समीकरण में अगर समझे तो दो अभिकारक, दो पदार्थ A, B मिलकर एक उत्पाद AB बनाते हैं। तो इस अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। A और B मिलकर AB। और इस अपक्रिया में कभी कभी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अधिकतर देखें कि संयोजन अपक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, लेकिन सभी अपक्रियाओं में नहीं, कुछ अधिकतर अपक्रियाओं में, लेकिन संयोजन अपक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और जिस अपक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है हम उस अपक्रिया को कहते हैं ऊष्मा उत्सर्जन, मतलब कि ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होता है तो अपक्रिया के दौरान। तो हम इस रासायनिक अपक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया, जैसे कि ये दोनों ही रिएक्शन, ये दोनों ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। मतलब कि कार्बन, जब आप कोयले को जलाते हैं, उसका दहन करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है,
उसका सीधा सीधा उसका एहसास भी करते हैं। और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो इस दौरान भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे कि लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल एयर रॉकेट में यह इस्तेमाल करते हैं। जो स्पेस में जाता है रॉकेट, उसमें इसका लिक्विड हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और क्रिया के दौरान जो ऊष्मा निकलती है उससे उसका उपयोग, उसका हीट का उपयोग हम रॉकेट को चलाने में, ऑपरेट करने में करते हैं। तो अब क्रिया के दौरान जो ऊष्मा निकलती है उसका हम इस्तेमाल अपने इस्तेमाल के लिए करते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल भी करते हैं। उस रिएक्शन के दौरान जो उत्पन्न ऊष्मा या अपक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊष्मा। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है? मतलब कि जब आप जीवित रहने के लिए आप खाना खाते हैं, ये खाना पाचन के दौरान छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। जैसे कि चावल, आलू, ब्रेड या जो भी खाते हैं, इसमें जो उपस्थित कार्बोहाइड्रेट है, इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज बनता है और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके ऊर्जा बनाते हैं और जो इस ऊर्जा का इस्तेमाल हमारे शरीर के लिए होता है। शरीर के हमें जीने के लिए इस ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे अपक्रिया में देख रहे हैं, ये ग्लूकोज है, ये है आपका ग्लूकोज C6H12O6 से ग्लूकोज कहते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस अपक्रिया में देखते हैं, इसमें देख रहे हैं जो ग्लूकोज है वो एक्वस मतलब ये सभी जल में घुलित है, पानी में घुलित है। या ऑक्सीजन की बात करें या ग्लूकोज की बात करें, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है वो भी, और जल, लिक्विड स्टेट, और फिर ऊर्जा। ये ऊर्जा हमारे शरीर के लिए जरूरत होती है, हमें कार्य करने के लिए, हमारे शरीर के अन्य फंक्शन के लिए, क्रिया के लिए। इसके अलावा साग, सब्जी या वनस्पति द्रव, ये सभी को अगर विघटित हो रूप कंपोस्ट बनाते हैं और ये अपक्रिया भी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। मतलब कि जो वास्ट, ग्रीन वास्ट कहते हैं, जैसे कि साग सब्जी जो आप फेंक देते हो तो समय के साथ वो विघटित होते हैं और वो कंपोस्ट बनाती है। और इस अपक्रिया में जो मतलब इस साग सब्जी वनस्पति द्रव्य से कंपोस्ट बनने की अपक्रिया में ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। ऊष्मा, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अपक्रिया भी कहते हैं इस तरह से। अब हम बात करते हैं वियोजन, अपघटन अपक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन, अपघटन अपक्रिया। इस अपक्रिया में क्या है कि एक पदार्थ टूटकर कई छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। तो इस तरह की अपक्रिया को हम कहेंगे वियोजन अपक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हम गर्म करेंगे, चूना पत्थर कहते हैं, CaCO3 से गर्म करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, इसे गर्म करेंगे, ये सॉलिड स्टेट में है, चूना पत्थर तो आप इसे जब गर्म करते हैं ऊष्मा, तो कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय स्टेट अवस्था। तो ये अपक्रिया अभी देख रहे हैं यहाँ पे, इस अपक्रिया में हमने ऊष्मा बाहर से दी, मतलब अपक्रिया में ऊष्मा बाहर से दी। तो इस तरह की अपक्रिया को, जिसमें ऊष्मा हम देते हैं अपक्रिया करने के लिए, तो इस अपक्रिया को हम कहेंगे ऊष्मा शोषी अपक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्मा शोषी, क्योंकि ऊष्मा का शोषण कर रही है, ले रही है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना या बुझा चूना मैंने लिखा है यहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अपक्रिया हुई आपकी वियोजन अपक्रिया, और साथ में एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। और अधिकतर वियोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन
ऊष्माशोषी अपक्रिया होती है, क्योंकि इसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है इस एक पदार्थ को दो उत्पादों में, छोटे छोटे उत्पादों में टूटने के लिए, ब्रेक होने के लिए। वो इसलिए क्योंकि जो ये परमाणु या अणु हैं जो इस यौगिक में, कैल्शियम कार्बोनेट में, वो एक अबंध द्वारा जुड़े हुए हैं, मतलब बॉन्डिंग है इनकी। इन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा इन द सेंस ऑफ उष्मा की आवश्यकता होती है इन्हें ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए। तो ये टूट के फिर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। समीकरण के माध्यम से अगर इसको समझना चाहे तो ए बी कोई पदार्थ है, उष्मा दिया, ये टूटकर ए और बी दो उत्पाद में, दो प्रोडक्ट में बदल गया, मतलब ए और बी। तो ये अपक्रिया हुई आपकी वियोजन या अपघटन अपक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ए बी अभिकर्मक टूटकर दो उत्पाद बनाया, ब्रेक होकर दो उत्पाद बनाया, ए और बी। विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कोई तत्व यौगिक से साथ क्रिया करता है और तो उसके यौगिक के किसी एक तत्व को हटा देता है या डिस्प्लेस कर देता है, जैसे कि ए कोई एक तत्व है जो कि यौगिक BC से अपक्रिया के दौरान तत्व B को हटाकर AC एक नया उत्पाद कंपाउंड यौगिक बनाता है और B सेपरेट अलग से। तो A B को यहाँ से विस्थापित कर देता है इस यौगिक से। तत्व A तत्व B को विस्थापित करता है और नया यौगिक बनाता है AC और तत्व B। तो इस तरह की अपक्रिया को हम विस्थापन अपक्रिया करते हैं, क्योंकि इसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, एक तत्व यौगिक में उपस्थित दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, इसलिए इसको विस्थापन अपक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट का एक विलयन लीजिए और इस कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन का रॉड या आयरन की कील डालिए। आयरन मतलब लोहे की कील। तो आप देखेंगे कि लोहे की कील ये अपक्रिया के पहले का कील है, लेकिन जैसे ही अपक्रिया हुई तो इस कील का रंग बदलकर भूरा हो गया और कॉपर सल्फेट विलयन का रंग बदलकर मटमैला हो गया। जो ये कॉपर सल्फेट है और ये मिश्रण है, अपक्रिया के बाद जो मिश्रण बना विलयन में, तो इस विलयन का कलर ये मटमैला हो गया। तो इस अपक्रिया में तो ये एक रासायनिक अपक्रिया के चलते ये सब हुआ, जो कि विस्थापन अपक्रिया है। अब ये विस्थापन अपक्रिया क्यों है हम देखेंगे समीकरण के माध्यम से। Fe सॉलिड स्टेट अपक्रिया करता है कॉपर सल्फेट CuSO4 विलयन एक्वस, मतलब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को जल में घोलने, तो CuSO4 का एक्वस विलयन, जली विलयन, तो प्राप्त होता है FeSO4 धन कॉपर ठोस सॉलिड स्टेट। अब ए बी को विस्थापित कर देता है या आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह यह है कि आयरन कॉपर की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील है या रिएक्टिव है कॉपर की तुलना में। जैसे कि मैंने एक इन जनरल एक समीकरण बनाया, ए BC से क्रिया करके AC + B। तो यहाँ पे क्या है कि A मोर रिएक्टिव है, ज़्यादा क्रियाशील है B की तुलना में, तो इसलिए A C से क्रिया करके B को विस्थापित कर देता है। तो इसी तरह आयरन कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, रिएक्टिव है, तो इसको विस्थापित करके इस Fe आयरन SO4 से क्रिया करके FeSO4 आयरन सल्फेट और कॉपर बनाता है। दूसरी तरफ अगर इसके रिवर्स रिएक्शन करें, मतलब कि आयरन सल्फेट को कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट के विलयन को, ये एक्वस, इसको ये एक जली है, तो आयरन सल्फेट के जली विलयन को कॉपर से क्रिया कराएं, तो ये क्रिया
आगे नहीं बढ़ेगी, अपक्रिया नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि कॉपर आयरन की तुलना में कम रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा आयरन को। तो FeSO4 और कॉपर की अपक्रिया संभव नहीं है। मतलब कि ये अपक्रिया संभव के मतलब कि ये अपक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, इसमें Fe का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा कॉपर से। लेकिन दूसरी तरफ अगर जिंक से कॉपर सल्फेट की अपक्रिया कराएं तो जिंक सल्फेट और कॉपर प्राप्त होता है। यहाँ पे जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए कॉपर विस्थापित होगा। इसी तरह लेड भी के साथ लेड Pb का हम कॉपर क्लोराइड से इसका क्रिया कराएं अपक्रिया तो CuCl2 का एक्वस जलीय विलयन तो हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे Cu विस्थापित हो जाएगा कॉपर, तो PbCl2 लेड क्लोराइड और कॉपर सॉलिड। यहाँ पे लेड भी कॉपर से मोर रिएक्टिव है, ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए भी कॉपर विस्थापित हो जाएगा। जैसे कहें कि जितने भी जो धातुएं मेटल्स प्राप्त होते हैं जो धरती से, जमीन के नीचे से, खनन के माध्यम से, माइंस से जो निकाले जाते हैं अंदर से धरती से, क्या ये अपने बेसिक नेचुरल फॉर्म में होते हैं? मतलब ये अलग, मतलब कि एक रॉ सेपरेट, सॉरी नेचुरल नहीं, प्योर फॉर्म में होते हैं अपने। जैसे आयरन से नहीं निकलता, ये कंपाउंड के रूप में बाहर से खनिज के रूप में निकलता है, फिर उससे हम आयरन निकालते हैं। अर्थात जो मेटल्स पाए जाते हैं धरती के नीचे से खन के वो बेसिकली वो अपने प्योर फॉर्म में नहीं होते, वो यौगिक के कंपाउंड के रूप में होते हैं। जैसे आयरन ही को ही हम आयरन सीधे प्योर फॉर्म में नहीं, Fe फेरस ऑक्साइड FeO के फॉर्म में कंपाउंड के रूप में प्राप्त करते हैं और इससे हम लोहा निकालते हैं, तो आयरन निकालते हैं। तो इससे आयरन के निकालने का तरीका क्या है कि हम इसको कार्बन के साथ गर्म करते हैं। कार्बन के साथ इसे जब गर्म करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और आयरन प्राप्त होता है, लोहा इसे कहते हैं। तो ये कार्बन आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा क्रियाशील है, तो इसलिए आयरन को ये कार्बन डिस्प्लेस कर देगा, तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होगी और Fe आयरन प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम लोहे को उसके खनन के दौरान उसके यौगिक से अलग करते हैं। जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट से अगर सिल्वर को प्राप्त करना है, सिल्वर नाइट्रेट एक कंपाउंड है, एक यौगिक है, इससे सिल्वर को निकालना है, प्राप्त करना है, तो उससे कॉपर की से इसका रिएक्शन की अपक्रिया कराएंगे तो कॉपर सिल्वर नाइट्रेट 2AgNO3 तो अपक्रिया करके अब कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव है या बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, तो इस स्थिति में CuNO3 ट्वाइस और Ag सिल्वर प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम सिल्वर को Ag सिल्वर नाइट्रेट से हम अलग कर लेते हैं और इसका इस्तेमाल ज्वेलरी इस तरह से करते हैं, के रूप में करते हैं, ज्वेलरी या आभूषण के रूप में करते हैं।